नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। आपके साथ मैं हूं शहला निगार। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे अब बड़ी खबरों के साथ। मिड डे प्राइम की आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो जुड़ी हुई है भारत की एक और बड़ी उपलब्धि से। जी हां, अंतरिक्ष में भारत ने एक बार फिर से अपना दम दिखाया है। पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई थी। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक जिस प्रकार से उड़ान भरी तो हर देशवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। यकीन मानिए, ये महज एक उपलब्धि पर नहीं है, बल्कि ये वो सपना था जो देश पहला रॉकेट लॉन्च हुआ। आपको बता दें ये खबर क्यों जानना जरूरी है, इस पर विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी इसे हम कह सकते हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर जो रहने वाली है आज की, वो अमित शाह के पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे से जुड़ी हुई है। यानी कि इस मिशन पर अमित शाह हैं और बॉर्डर पर गृह मंत्री अमित शाह की जवानों से बातचीत हो रही है। जब से बंगाल में भाजपा की सरकार बनी है, तभी से राज्य की सीमाओं को और किस प्रकार से सुरक्षित किया जा सके, उसके लिए लगातार काम हो रहे हैं। तो इस खबर पर हम विस्तार से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जबकि मिड डे प्राइम की तीसरी बड़ी खबर जुड़ी हुई है अमेरिका और ईरान के बीच होर्मुज को लेकर किस प्रकार से तनातनी बढ़ रही है। क्या यह मान लिया जाए कि यह युद्ध अब अगले पड़ाव की ओर आगे बढ़ चुका है? क्या यह भी मान लिया जाए कि हाल फिलहाल होर्मुज पर कोई समाधान निकलने वाला नहीं है? हर खबर पर विस्तार से बात होगी, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफल लॉन्च हुआ विक्रम-1। स्पेस में भारत के निजी क्षेत्र ने भरी कामयाबी वाली उड़ान। दुनिया ने देखा भारत का अंतरिक्ष में नया दम। तीन दिन के पश्चिम बंगाल के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बॉर्डर चौकियों के दौरे के बाद बीएसएफ जवानों संग संवाद। कानून व्यवस्था की भी होगी समीक्षा। संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। रविवार को सभी राजनीतिक दलों के साथ सदन की सुचारू कार्यवाही पर होगा मंथन। सोमवार से मॉनसून सत्र की होगी शुरुआत। राम मंदिर चढ़ावा गबन केस में टिन्नू यादव और मनीष यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू। एसओजी कार्यालय में पूछताछ। पुलिस को 39 घंटे की मिली है रिमांड। और सफदरजंग अस्पताल में सोनम वांगचुक पानी की कमी के कारण शरीर हुआ कमजोर। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा वांगचुक की स्थिति स्थिर, इलाज जारी। तो मिड डे प्राइम की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। जी हां, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो जुड़ी हुई है अंतरिक्ष में भारत के नए दमखम से। जी हां, अंतरिक्ष में भारत ने जिस प्रकार से नया दम दिखाया है उस पर हम बात करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है ये, और दुनिया में आज अंतरिक्ष में भारत का नया दम दुनिया ने देखा है। हैदराबाद की स्काई रूट एरोस्पेस ने आज भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-1 लॉन्च किया, और ये टेस्ट पहले ही प्रयास में कामयाब रहा। ये लॉन्चिंग आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से दोपहर 12:05 पर हुई। और आपको बता दें कि अब विक्रम-1 पृथ्वी की सर्कुलर निचली कक्षा तक पहुंच गया है, और इस लॉन्चिंग को मिशन आगमन नाम दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण मिशन आगमन। और इसके तहत विक्रम-1 रॉकेट अपने साथ टेक्नोलॉजी से लेकर कला से जुड़े पेलोड्स अंतरिक्ष में भेजे गए। तो भारत का पहला प्राइवेट ऑर्बिटल, जी हां, मिशन आगमन पहले ही प्रयास में कामयाब रहा है। मिशन आगमन, दुनिया ने अंतरिक्ष में भारत का नया दमखम देखा है। भारत की अंतरिक्ष यात्रा में आज एक और नया अध्याय जुड़ गया है। जी हां, बेहद महत्वपूर्ण यह अध्याय हैदराबाद की प्राइवेट स्पेस कंपनी स्काई रूट के द्वारा जो है ये पूरा कार्यक्रम किया गया, और किस प्रकार से भारत का दम दुनिया ने देखा है। जी हां, स्काई रूट एरोस्पेस ने आज श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से विक्रम-1 रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया। आपको बता दें कि इसे मिशन आगमन का नाम दिया गया है। तो विक्रम-1 की ये सफल उड़ान देखने को मिली।
रॉकेट ने दोपहर करीब 12:05 पर यह उड़ान भरी। मिशन नियंत्रण केंद्र में इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन और विक्रम-1 का निर्माण करने वाली निजी अंतरिक्ष कंपनी स्काई रूट एरोस्पेस के वैज्ञानिक मिशन की प्रगति पर नजर बनाए रहे। पूरी दुनिया में इस का लाइव प्रसारण देखा जा रहा था। सीधा प्रसारण। विक्रम-1 जो है वो 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज रॉकेट है। जो आपको बता दें कि ये 350 किलोग्राम तक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये एक 4 चरणों वाला रॉकेट है, जिसके पहले 3 चरणों में ठोस ईंधन और चौथे चरण में दोबारा चालू होने वाला लिक्विड फ्यूल इंजन लगा हुआ है। आपको बता दें इसमें स्काई रूट द्वारा खुद विकसित 3D प्रिंटेड इंजन और क्रायोजेनिक तकनीक का उपयोग किया गया है। 18 नवंबर 2022 को स्काई रूट ने श्रीहरिकोटा से प्रारंभ मिशन के तहत भारत का पहला निजी तौर पर विकसित सब ऑर्बिटल रॉकेट विक्रम-S लॉन्च किया था। यह लगभग 79.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचा था। तो स्काई रूट की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अंतरिक्ष में भारत का यह नया कीर्तिमान स्थापित हुआ है। भारत किस प्रकार से कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, लगातार दिखाई पड़ रहा है। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर विक्रम-1 की क्या कुछ खास बातें हैं, क्यों खास माना जा रहा है विक्रम-1। तो आपको बताएं कि 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज रॉकेट है। ये हल्के और मजबूत कार्बन कंपोजिट ढांचे से यह निर्मित है। 350 किलोग्राम पेलोड की क्षमता रखता है। साथ साथ छोटे सैटेलाइट LEO में स्थापित करने में यह सक्षम है। 4 स्टेज वाला रॉकेट है ये। 3 चरण सॉलिड है, चौथा लिक्विड इंजन और 3D प्रिंटेड इंजन तकनीक का इसमें उपयोग हुआ है। 3 चरण सॉलिड, चौथा लिक्विड इंजन है। 3D प्रिंटेड तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है और उन्नत क्रायोजेनिक का तकनीक से लैस है। क्या कुछ खास बातें विक्रम-1 की आपको बता रहे हैं। 450 किलोमीटर की ऊंचाई पर LEO में पेलोड तैनाती, तो बेहद महत्वपूर्ण 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज ये रॉकेट विक्रम-1 और इसकी लॉन्चिंग भारत के लिए गर्व का, गौरव का क्षण। 350 किलोग्राम पेलोड की यह क्षमता रखता है। छोटे सैटेलाइट LEO में स्थापित करने में यह सक्षम है। तो विक्रम-1 जो है क्यों खास है, क्या कुछ खासियत है, यह हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। 4 स्टेज वाला, 4 स्टेज वाला ये है और 3 चरण सॉलिड है, चौथा लिक्विड इंजन। बेहद महत्वपूर्ण 3D प्रिंटेड इंजन तकनीक का उपयोग किया गया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी तापस भट्टाचार्य जुड़ेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि विक्रम-1 आखिर क्यों खास है। 23 मीटर ऊंचा मल्टी स्टेज ये रॉकेट है। विक्रम-1 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है। भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण गौरव का क्षण है ये। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन केंद्र से उड़ान भरी गई है। छोटे सैटेलाइट LEO में स्थापित करने में सक्षम है और 4 स्टेज वाला ये रॉकेट है। विक्रम-1 क्यों खास है ये आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 3 चरण सॉलिड है, चौथा लिक्विड इंजन। 3D प्रिंटेड इंजन तकनीक का इसमें उपयोग किया गया है। कई महत्वपूर्ण बातें हैं, कई खासियत हैं इस विक्रम-1 की, जो कि गौरव का क्षण भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तापस भट्टाचार्य जुड़ रहे हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तापस, भारत के पहले निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान विक्रम-1 की पहली उड़ान देश की अंतरिक्ष यात्रा का एक ऐतिहासिक अध्याय कहे तो गलत नहीं होगा। स्काई रूट एरोस्पेस का यह प्रयास भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि ये मील का पत्थर है, ये ऐतिहासिक क्षण है।
ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए। मैं इसलिए दो तीन चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। आप जब एक्सप्लेन कर रहे थे, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं क्यों महत्वपूर्ण है। लोग कह रहे होंगे कि एक रॉकेट भेज दिया तो क्या हुआ, 40 साल पहले इसरो ने भी तो रॉकेट भेजा था, SLCC रॉकेट था। जी हाँ, ज़रूर भेजा था, लेकिन ये पहला प्राइवेट फंडेड है, यानी कि आप प्राइवेट कंपनियां भी रॉकेट और जो सैटेलाइट है वो बाहर भेज सकती है। सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो हम बार बार बात कर रहे हैं 2047 में भारत विकसित होगा, विकसित भारत की जो कल्पना की जा रही है वो कैसे होगा? वो तब होगा जब हम हर सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। ये जो सेक्टर है, स्पेस सेक्टर है, विश्व में इसका कुल करीब आप अभी इस वक्त 2025-26 में $700 बिलियन का ये मार्केट है। $700 बिलियन। भारत का इसमें क्या एक शेयर है? वो सिर्फ 8 से 9 बिलियन डॉलर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा अंतर है। अगर भारत को विकसित भारत बनना है, अगले 20 सालों में ये आगे लेके जाना है, तो यहाँ पे भारत को वो 8-9 बिलियन से लेके 45 से 50 बिलियन कम से कम करना होगा अगले 5 से 6 साल में। वो कैसे करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि ये प्राइवेट सेक्टर की भूमिका आएगी। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो रॉकेट्स बना भी रहा है, जो सैटेलाइट भी बना रहे हैं और उसको आगे छोड़ने की भी एक मिसाल रखता है। तो ये जो पूरा चीज़ है, ये ऐसा नहीं कि किसी ने सोचा कि हम चलो भेजते हैं, ये इस पे बहुत काम किया। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। चला 2014 में सिर्फ एक प्राइवेट सेक्टर, एक स्टार्टअप था पूरे देश में। आज 2026 में करीब 400 स्टार्टअप है स्पेस सेक्टर में। तो ये जो पूरा बदलाव आया, और 400 स्टार्टअप सिर्फ नहीं, एक यूनिकॉर्न, ये स्काई रूट है जो पिछले साल ये यूनिकॉर्न में तब्दील हुआ, इनको यूनिकॉर्न का मिला, यानी ये $100 बिलियन की वैल्यूएशन मिली। सब जगह पे इन्होंने अपना दमखम दिखाया और आज विक्रम 1 के साथ उन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया, जहां पे ये बताया जा रहा है कि ये जो सैटेलाइट उन्होंने प्रक्षेपण लगाए अपने स्पेस में, ये जो रॉकेट बनाया, हमने बार बार बात की कंपोजिट स्ट्रक्चर की, आपने बात किया कंपोजिट से। क्यों कंपोजिट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है? कंपोजिट स्ट्रक्चर के दो बहुत खासियत है। कंपोजिट स्ट्रक्चर जो बनाया जा रहा है, कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर, वो लाइट है। सबसे, अगर आप रॉकेट को उड़ाते हैं तो सबसे लाइट होना बहुत जरूरी है। अगर हल्का नहीं होगा तो वो उड़ने में, ज्यादा दूर जाने में सक्षम नहीं होगा। और उसका जो उसमें नट बोल्ट बहुत कम से कम लगते हैं, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर ज्यादा से ज्यादा होता है। तो ये दो सबसे अहम फायदे हैं कंपोजिट स्ट्रक्चर के। ऑब्वियसली ये भी फर्क है कि जब हवा में जाता है, जब ये घर्षण होता है, जो एक लगता है घर्षण के साथ आग, उसमें गर्मी बढ़ती है, उसको झेलने की भी शक्ति कंपोजिट, कार्बन कंपोजिट फाइबर ज्यादा उसमें होती है। बिल्कुल तपस, भारत की अंतरिक्ष यात्रा के लिए हम इसे एक ऐतिहासिक नया अध्याय इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये जो है 4 चरणों वाला रॉकेट त्वरित और मांग के अनुसार प्रक्षेपण सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया, और कहीं ना कहीं ये मिशन हमारे युवाओं की प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और उद्यमशीलता की भावना को भी दर्शाता हुआ नजर आता है। इसमें कोई दो राय नहीं। अब अगर आप देखिए विजुअल्स है, जो चेहरे खिल के आ रहे थे, जो वहाँ से हम देख पा रहे थे सतीश धवन सेंटर से, कि कैसे जो वहाँ के बच्चे थे और जो कमांड सेंटर था स्काई रूट का, वहाँ पे यंग लड़के थे, यंग साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स थे, वो किस हद तक खुश थे, कितना उनमें एक जोश था कि उन्होंने वो पहली बारी में रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ, पहली बारी में उन्होंने रॉकेट की तकनीक को दिखाया, पूरे विश्व में दिखाया। ये बहुत कम देशों में ये काबिलियत होती है, बहुत कम प्राइवेट सेक्टर में काबिलियत होती है कि पहली ही बारी वो सफलता को चूम ले। तो ये तो पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ है, जब हम बात कर रहे थे, आपने कहा कि ये एक जो इसका 3D प्रिंटेड इसका इंजन है। 3D प्रिंटेड मतलब सुनने में लगता है कि किसी से हो जाता है 3D प्रिंटेड, बहुत मेहनत लगती है। 3D प्रिंटेड का जो टेक्निक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो बहुत कम लोगों के पास है। इन लोगों ने ये टेक्नोलॉजी बनाई, बहुत दिनों से काम करते हैं। इनफैक्ट मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूँगा कि सबसे पहले दूरदर्शन की टीम पहुंची थी, हम लोग पहुंचे थे हैदराबाद में इन लोगों को कवर करने के लिए। जब इनको स्टार्टअप चैंपियन का अवार्ड मिला था, हम पहुंचे थे और हमने तब इनकी जर्नी की शुरुआत देखी थी कि कैसे ये दो साइंटिस्ट, फॉर्मर साइंटिस्ट इसरो के, इन्होंने अपनी अच्छी खासी नौकरी को छोड़ा,
कि देश के लिए कुछ करना है, एक जो जुनून था उनके दिमाग में वो लेके आए और आज ये जुनून जो है पूरे विश्व को देखने को मिल रहा है। जो 3D प्रिंटेड इंजन की बात कर रहा हूँ वो इसका एक नायाब एक एग्जांपल सेट करता है कि ये जो 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी से बनाया गया है उसमें बहुत कम कट्स हैं, बहुत कम वो बनाया ऐसा है कि उसमें चेंजेस करने की गुंजाइश कम से कम हो, और यही वो रीज़न है कि वो इतना कॉम्पैक्ट ये बनाया गया है। ये इस तरीके के कॉम्पैक्ट बहुत कम विश्व में बनते हैं और प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत कम बनते हैं। तो जैसे आपने कहा, इतिहास में भारत का नाम अब सुनहरे अक्षरों में लिखा जा रहा है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी कूद चुका है। ये पूरा का पूरा जो स्पेस इकोनॉमी है उसमें भारत ने अपनी दावेदारी बिल्कुल भारत ने अपनी दावेदारी दिखाई है और भारत ने अपनी सूझबूझ से, अपनी तकनीक से दर्शा दिया है कि भारत हर क्षेत्र में अब नया कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि दूरदर्शन इसका शुरुआत से साक्षी रहा है और आज इस सफलता की उड़ान को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। विक्रम-1 जो है ये अंतरिक्ष के कक्षा में जाने वाला पहला ऐसा रॉकेट है जो कि पूरी तरह कार्बन कंपोजिट से बना हुआ है। ये मटेरियल अपने दर्शकों को बता दें कि मजबूत स्टील से भी 5 गुना हल्का होता है, जिससे रॉकेट का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है और इसकी जो कार्य क्षमता है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। तापस हमारे दर्शकों को बताइए कि और क्या कुछ खासियत है विक्रम-1 की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, हम लोग थोड़े इमोशनल होते हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने जो चलाया वहाँ पे वंदे मातरम का उनका जो पोस्ट कार्ड था उसमें वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम जिसने पूरे देश में एक लहर दौड़ाई थी क्रांति की, अब वो क्रांति स्पेस सेक्टर में स्पेस में पहुंची है, यानी वहाँ से वहाँ पे वो पहुंचा है। और देशवासियों के लिए इससे बड़ी खुश खबरी क्या हो सकती है, इससे बड़ी अच्छा मतलब कितना उनको गर्व महसूस हो सकता है कि 150 साल पूरे हुए हैं वंदे मातरम के पूरे होने में, और 150 साल बाद वंदे मातरम पहुंच गया है स्पेस में। वहाँ पे भी हमारा हमने झंडा गाड़ा है, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरा, होता क्या था कि जब इस तरीके के पहले रॉकेट चलाए जाते थे तो वो डमी उसके सैटेलाइट लगाए जाते थे। ऐसा नहीं कि वो असली सैटेलाइट होता क्या था कि वो डमी सैटेलाइट, उससे कोशिश की जाती थी कि देखने की कि क्या वो उन सैटेलाइट्स को एक तरह से जो उनके कक्षा में वहाँ पे लगा सकते हैं कि नहीं। तो ये डमी सैटेलाइट लेके आते हैं, लेकिन ये पहली बार है कि पहली बार में ही जो रॉकेट उड़ाया गया वहाँ पे एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स भी थे। 6 एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स थे और उनको एकदम जैसे कहते हैं अंग्रेजी में क्लॉक वाइज प्रिसिशन, यानी एकदम शानदार तरीके से जो उसका पूरा रूट था उसमें उसको लगाया गया, उसको अपने कक्षा में उसको स्थापित किया गया। ये दर्शाता है कि भारत के पास वो तकनीक है कि वो पहले ही बारी में भी जो सैटेलाइट है उसको अपने कक्षा में छोड़ सकता है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पहले ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बता दूं बहुत कम ऐसा हुआ है। तो तमाम खासियत हैं विक्रम-1 की। तपस, करीब 8 साल पहले स्काई रूट की शुरुआत इस मकसद से की गई थी कि भारत से दुनिया के लिए सस्ते, भरोसेमंद और ऑन डिमांड रॉकेट बनाए जा सकें, और आज हम वो सपना सच होता हुआ देख रहे हैं। बरसों की जो मेहनत है इस ऐतिहासिक मुकाम के रूप में हमारे सामने आ रही है। बिल्कुल, देखिए ये शुरुआत है, इसके बाद विक्रम-2 है। ये वाला है, ये 350 किलोमीटर का जो दायरा वो कर सकता है, लो अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो है उसमें। इसके बाद विक्रम-2 की बात की जा रही है। विक्रम-2 यानी करीब उसी का आप समझ लीजिए दुगना, करीब 800 किलोमीटर, 750-800 किलोमीटर का वो एक गैप कर सकते हैं। और ये सब एक 3, इसके बाद एक और करने की 3 है, जिसमें वो जो रॉकेट्स की पूरी डिटेल्स है उसको वो टेस्टिंग करेंगे। उसके बाद ये कमर्शियल रूप में इसको आगे लेके जाया जाएगा। आप समझिए, ये मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये आसान नहीं है। बहुत सारे देशों में कोशिश की गई है। पिछले 7-8 साल में देश ने जो छलांग लगाई है, शायद ही किसी और जगह पे, किसी और कंपनी में, किसी और देश ने ये छलांग लगाई है स्पेस सेक्टर में। बहुत सारा आप नाम उठा लीजिए, आप यूएस ले लीजिए जिनका इसमें वर्चस्व है, आप सोवियत यूनियन जो पहले था, अब जो रशिया है, अब उनका ले लीजिए, उनका जो वर्चस्व था, उनको
40, 50, 60 साल लग गए इस चीज को डेवलप करने में। तपस। आप यूरोपियन एजेंसीज देख लीजिए, आप ब्रिटेन देख लीजिए, फ्रांस देख लीजिए, आप चाइना देख लीजिए, इनको समय बहुत ज्यादा लगा। भारत ने, आप जस्ट जैसे आप बताया ना प्रधानमंत्री ने, आप पिछले 8 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत हुई। 8 साल के अंदर उन्होंने वो तकनीक, वो जज्बा और वो पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी कोई उनको दे रहा है, टेक्नोलॉजी उन्होंने खुद विकसित की है। जो वो इसरो के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसरो में काम करके जो उनको एक्सपीरियंस मिला उसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और आज आप और मैं और पूरा देश स्काई रूट पे गर्व कर रहा है। बिल्कुल गर्व कर रहा है, साक्षी बना है इस उपलब्धि की, इस ऐतिहासिक मिशन के। ये भी कहा जा रहा है तापस कि ये जो मिशन है सिर्फ सैटेलाइट भेजने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके साथ कुछ बेहद खास चीजें भी अंतरिक्ष में भेजी जा रही हैं। रॉकेट के साथ 18 कैरेट सोने से बनी एक सूक्ष्म रॉकेट कलाकृति भी भेजी जा रही है, जिसमें भारत के महान वैज्ञानिकों सीवी रमन, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की छोटी मूर्तियां उकेरी गई हैं। और साथ साथ रॉकेट अपने साथ ग्रह, स्पेस, कॉस्मोसर्व और कई स्काई रूट के अपने स्कोप के टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पेलोड्स भी लेकर जा रहा है। इसके अलावा कॉस्मिक ब्लूम नाम की एक विशेष डायमंड आर्ट वर्क भी इस उड़ान का हिस्सा बनी है, बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि होता क्या था कि डमी सैटेलाइट भेजी जाती थी जो पहली बार इस तरीके के किया जाता था, लेकिन हमने देखा कि इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, हम डमी नहीं, हम इतना कॉन्फिडेंट है कि हम ये कर सकते हैं। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स भेजी। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बहुत ही उन्नत, बहुत ही हाई क्वालिटी की है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटल इसलिए कि देखने के लिए कि क्या जो चीज़ें कर सकते हैं वो सच में कर सकते हैं। ये जो उसके पूरे मापदंड, बहुत सारी चीज़ होती है जब हम बात करते हैं एक सैटेलाइट छोड़ने की या फिर एक रॉकेट बनाना, रॉकेट को उड़ाना, रॉकेट का सफल प्रक्षेपण, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। इसमें एक जनरेशन लग जाता है, लेकिन जैसे आपने कहा, ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब वहाँ पे लगा के इनको छोड़ा गया। ये हर एक अलग अलग जगह पे अलग अलग जो उसकी स्थापना की गई, मतलब अलग जो सिस्टम था वहाँ पे उसको लगाया गया, और ये एकदम जैसे कहा क्लॉकवाइज प्रिसिशन के साथ हुआ, एकदम शानदार तरीके से जहाँ पे करना था वहाँ पे किया। तो ये दिखाता है कि सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और पूरा जो इकोसिस्टम है उसमें भारत ने महारत हासिल कर ली है। बिल्कुल, भारत ने महारत हासिल की है और अंतरिक्ष जो है भारत का दम देख रहा है। दुनिया ने अंतरिक्ष में भारत का ये जो दम है ये देखा है, और आज इसके साक्षी हम आप सब बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद तापस, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और मिड डे प्राइम में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का ये सफर जारी रहेगा। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है, मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। है आपका और मिड डे प्राइम में अब बात करेंगे पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे की। जी हाँ,
दूसरी बड़ी खबर जो है मिड डे प्राइम की, वो अमित शाह के बंगाल दौरे से जुड़ी हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर हैं और इस दौरे के दौरान अमित शाह ने जोमागाछ और सीमा सुरक्षा बल की 18वीं बटालियन की सीमावर्ती चौकी का उन्होंने दौरा किया। केंद्रीय गृह मंत्री ने 47 करोड़ रुपए की लागत से 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और इसके साथ ही सीमा तारबंदी परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। गृह मंत्री अमित शाह का बीएसएफ जवानों के साथ संवाद और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करने का भी एक बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके साथ ही वो वृक्षारोपण कार्यक्रम अभियान में भी शामिल होंगे और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में उच्च स्तरीय बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। बैठकों में प्रशासनिक विषयों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का 3 दिवसीय पश्चिम बंगाल दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे सिलीगुड़ी से, संवाददाता धीरज कुमार से जानने की कोशिश करते हैं। धीरज, जब से बीजेपी सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, हम लगातार देख रहे हैं किस प्रकार से सीमाएं और ज्यादा मजबूत हो, किस प्रकार से सुरक्षा की दृष्टि से काम किए जाए, लगातार हो रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह का दौरा इस दिशा में देखा जाए बेहद महत्वपूर्ण। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और इस वक्त में भारत और बांग्लादेश का जो बॉर्डर है और उस बॉर्डर के आगे जो फेंसिंग का जो इलाका है, यहाँ पर मौजूद हूँ और अभी यहाँ पे केंद्रीय गृह मंत्री की जो सभा है, बीएसएफ जवानों के साथ जो संवाद है, उसका कार्यक्रम समाप्त हुआ है। और आज जिस तरीके से गृह मंत्री ने खुद उस पूरे के पूरे फेंसिंग इलाकों को देखा है, और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं सहला, यहाँ का जो ये जो इलाका है जिसको चिकन नेक कहा जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये सिलीगुड़ी गलियारा भी इसे कहा जाता है। और ये जो फेंसिंग का जो इलाका है लगभग 22 किलोमीटर का इलाका है और यहाँ से ये कनेक्टिविटी है जो 7 जो सिस्टर स्टेट हमारे नॉर्थ ईस्ट के हैं उसका ये कनेक्टिंग इलाका है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके एक तरफ जो है वो बांग्लादेश की सीमा है, दूसरी तरफ नेपाल की सीमा है, तीसरी तरफ भूटान की सीमा है और कुछ ही दूरी से आगे हम कह सकते हैं कि ये चीन की जो सीमा है यहाँ से बनती है। तो ये जो इलाका है शुरू से काफ़ी संवेदनशील इलाका रहा है और यहाँ सुरक्षा एक प्रमुख चुनौती भी रही है। और हम कहें खास करके अगर हम बांग्लादेश की तरफ से हम कहें तो ये इलाका अति संवेदनशील इसलिए रहा है कि यहाँ से मानव तस्करी या मादक जो सेवाओं की तस्करी, दवाओं की तस्करी या कह सकते हैं कि पशुओं की तस्करी ये होते रहते हैं। तो एक तरीके से भारत सरकार और जब से यहाँ पे सरकार बदली और केंद्र सरकार ने जिस तरीके से इस इलाके को एक तरीके से बंद करने का कार्य किया है, और अब जो आपको हम थोड़ी देर पहले दिखाते कि किस तरीके से जो ये फेंसिंग जो बॉर्डर पे किया गया है और दोनों तरफ से जो तार जो है और कह सकते हैं कि उससे इस इलाके को बंद किया गया है, बफर जोन को छोड़ा गया है। अब हम कह सकते हैं कि जो घुसपैठ बांग्लादेश की तरफ से पहले होती थी, चाहे जिस प्रकार का भी घुसपैठ हो, उस घुसपैठ पर इस फेंसिंग के पूरा हो जाने के बाद इस घुसपैठ पर एक तरीके से लगाम लगेगी, रोकथाम लगेगी। बिल्कुल धीरज, हमने देखा चुनाव में किस प्रकार से घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा था और इसको मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव लड़ी थी और बीजेपी को जीत भी हासिल हुई। अब लगातार उस पर किस प्रकार से काम किया जाए, मिशन मोड में काम होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा है, बिल्कुल मिशन मोड पे सरकार है, क्योंकि जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ है वो एक प्रमुख समस्या रही है। और इसको बंगाल के चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया और उनकी पूरी की पूरी कोशिश रहे कि जो बांग्लादेश के जो घुसपैठिए हैं उसको यहाँ से निकाला जाए। दूसरी तरफ जो जब सरकार बनी है तो सरकार बनने के बाद पूरे बंगाल में या कह सकते हैं कि सीमावर्ती इलाकों में एक तरीके से, जैसे कि आज केंद्रीय गृह मंत्री जो अभी बैठक करने जा रहे हैं, जन्म और मृत्यु का पंजीकरण, वो कैसे उसकी समीक्षा बैठक करने जा रहे हैं। साफ तौर पर यह कहना है कि किस तरह जो भी घुसपैठिए लोग हैं जो यहाँ पे बसे हुए हैं और या जिसका कह सकते हैं कि जिसका नकली तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर जिनको यहाँ पे स्थान दिया गया है, उनको कैसे बाहर निकाला जाए। इसके अलावा सीमावर्ती इलाकों में जिस तरीके से जो चुनौती घुसपैठ की रहती है उसको कैसे रोका जाए। एक तरीके से हम कह सकते हैं
कि इस पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, नाकेबंदी की गई है, फेंसिंग किया गया है और जो सीमा की जो सुरक्षा है उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, कैसे उसको चुस्त बना जाए, उसके लिए आज एक बड़ी बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अभी करने जा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए, सुरक्षा की तो जो बात है वो उस पर तो लगातार फोकस है ही। इसके अलावा पश्चिम बंगाल को कई सौगातें भी मिलने जा रही हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। ये जो सारी सौगातें हैं ये सीमावर्ती इलाकों के को मिलने के लिए जा रही है। जैसे आज गृह मंत्री ने जो सौगात दी है वो जो फेंसिंग के जो इलाके हैं, तो यहाँ पे 47 करोड़ रुपए की लागत से जो और भी इस इलाके को जो फेंसिंग जोन को आगे बढ़ाया जाए और कैसे इस इलाके को पूरी तरीके से कह सकते हैं कि जो बीएसएफ के हाथों में दिया जाए, बीएसएफ को और भी यहाँ पे मजबूत किया जाए, उसके लिए ढेरों कदम केंद्रीय गृह मंत्री ने आज उन्होंने घोषणा की है। तो पूरा का पूरा ये जो मसला है कि ये जो 20-22 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर को मजबूत किया जाए ताकि जो नॉर्थ ईस्ट का जो कनेक्टिविटी है वो भी शेष भारत से बनी रहे और जो बाहरी देशों का जो घुसपैठ है बीच में, जो चाहे बांग्लादेश के घुसपैठ हो या दूसरे देशों का जो घुसपैठ हो, उस घुसपैठ पर कैसे नियंत्रण रखा जाए, कैसे उसके लिए जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को मजबूत किया जाए, क्योंकि इस इलाके में एक चुनौती नेटवर्क की चुनौती रही है। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि कैसे यहाँ के नेटवर्क को मजबूत किया जाए, कैसे घुसपैठ पर नजर रखी जाए और कैसे जो हम कह सकते हैं कि जो कट्टरपंथियों का जो नेटवर्क है उस नेटवर्क को तोड़ा जाए, इसके लिए एक समीक्षा बैठक यहाँ पर की जा रही है। और धीरज, आज के गृह मंत्री के क्या कुछ और कार्यक्रम हैं उसके बारे में भी जरा जानकारी दीजिए। देखिए अभी 3 कार्यक्रम जो है उत्तर कन्या सभागार जो है यहाँ से थोड़ी दूर पर जो केंद्रीय गृह मंत्री का वो कार्यक्रम उनका शुरू हो चुका है और उस कार्यक्रम यहाँ पर में मैं एक आपको जो रोकना चाहूंगी, आपसे आगे बात करेंगे, फिलहाल यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, अपने दर्शकों को लिए चलते हैं श्री हरिकोटा और इस समय जो प्रेस वार्ता हो रही है वहां लिए चलते हैं। And we were able to do it fully perfect natural flight, and then we have used 3D engine, which is the final engine, which actually put the satellites on orbit, and we separated the 2 satellites successfully. The last phase, our customer Skyroot's R1 satellite. This is the first time an orbital rocket belongs to Skyroot, and then satellite was launched successfully. Belongs to Skyroot, and the deployer with the satellite was launched also belongs to Skyroot. I think this is a very, very important capability proof for Skyroot and also for Indian space. And then all credit goes to our team, suppliers, work like the 400 plus suppliers across India who have supplied various critical systems to Vikram rocket. And very important backbone our investors who have was with us in thick and thin, and go the entire journey of Skyroot from 8 years ago till now, and also our all exceptional set of advisors. तो विक्रम 1 की सफल लॉन्चिंग पर स्काई रूट के जो नए वैज्ञानिक हैं वो जानकारी दे रहे हैं, इस समय प्रेस वार्ता कर रहे हैं। आगे भी आपको इसमें लेकर चलेंगे और ताज़ा जानकारी से अवगत कराएंगे, लेकिन फिलहाल हमारे संवाददाता धीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए पश्चिम बंगाल से। धीरज, आप बता रहे थे कि क्या कुछ कार्यक्रम आज गृह मंत्री अमित शाह के? देखो, गृह मंत्री का जो प्रमुख कार्यक्रम है उसमें जो 3 जो क्रिमिनल्स लॉ 3 जो कानून बनाए गए, आपराधिक कानून बनाए गए, उस पे यहाँ पे समीक्षा बैठक उसकी चल रही है। और इसके अलावा जो जन्म और मृत्यु का जो पंजीकरण है उस पर भी एक समीक्षा बैठक अभी केंद्रीय गृह मंत्री इसके बाद करेंगे। और जो सबसे उनका जो अंतिम जो कार्यक्रम होगा उसमें वो जो यहाँ की जो सुरक्षा है, सीमा की जो सुरक्षा है, उसको कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए, उसके लिए एक वो बैठक लेने वाले हैं। तो आज पूरे 3 कार्यक्रम अभी और बचे हैं और ये लगभग शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक
आज ये चलेगा। और पूरे के पूरे ये जो हम कह सकते हैं कि जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है उसकी सुरक्षा से लेकर और सीमा पार की घुसपैठ से लेकर जो आंतरिक जो सुरक्षा है उसको लेकर और जन्म और मृत्यु पंजीकरण, ये 3, 4, 5 जो महत्वपूर्ण मसले हैं जो कि इस क्षेत्र के लिए या कह सकते हैं कि जो उत्तरी ये जो बंगाल का जो इलाका है उस बंगाल के इलाके के लिए ये जो मुद्दे हैं ये काफ़ी चुनौती रही है। तो इस चुनौती से कैसे दूर किया जाए और जिस तरीके से जब यहाँ पे चुनाव हो रहा था तो उस चुनाव के वक्त भी भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के लोगों से जो सुरक्षा के मसले पर हम कह सकते हैं या घुसपैठ के मसले पर एक तरीके से वायदा किया था कि हम इन समस्याओं को आपके यहाँ से दूर करेंगे। और उसी दिशा में हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जो नेटवर्क जो है वो कट्टरपंथी नेटवर्क, उसके नेटवर्क को तोड़ा जा रहा है, इंटेलिजेंस के जरिए से या विजिलेंस के जरिए उस पर निगरानी रखी जा रही है। ये तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर आज जो केंद्रीय गृह मंत्री बैठक करने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं घुसपैठियों की खैर नहीं और नए जो आपराधिक कानून हैं उनकी भी एक तरह से समीक्षा हो रही है, किस प्रकार से जो है कानून व्यवस्था और ज्यादा चुस्त और दुरुस्त की जा सके, उस पर लगातार गृह मंत्री अमित शाह की नजर बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद धीरज, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे संसद के सोमवार से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में सरकार सभी राजनीतिक दलों से संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करने की अपील करते हुए नजर आएगी। संसद का मॉनसून सत्र आपको बता दें कि सोमवार से शुरू होकर 13 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होगी और उन्हें पारित किए जाने की भी संभावना है। तो बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है संसद का ये जो मॉनसून सत्र है और उससे पहले कल एक सर्वदलीय बैठक होगी। मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू होगा, 13 अगस्त तक चलेगा संसद का मॉनसून सत्र। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बड़ाइक बंगाल से भाजपा के टिकट पर निर्विरोध राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। राज्यसभा उपचुनाव के लिए नियुक्त रिटर्निंग ऑफिसर ने कल शाम राज्य विधानसभा में तीनों को निर्विरोध निर्वाचित होने का सर्टिफिकेट सौंपा और इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शमिक भट्टाचार्य सहित पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता भी वहां पर उपस्थित रहे। कई विधायक भी उपस्थित रहे और उपचुनाव में तीनों सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की निर्विरोध जीत के बाद बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के सदस्यों की संख्या बढ़कर 5 हो गई है। फिलहाल बंगाल से राज्यसभा में भाजपा के 2 सदस्य प्रदेश अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राहुल सिन्हा हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद तीनों ने पिछले महीने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और पार्टी भी छोड़ दी थी। इस्तीफे के करीब 1 महीने के बाद तीनों गत 9 जुलाई को कोलकाता में भाजपा में शामिल हो गए थे। पार्टी में शामिल होने के कुछ ही घंटों के बाद भाजपा ने उसी दिन तीनों को उनके इस्तीफे के चलते बंगाल से खाली हुई राज्यसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए प्रत्याशी घोषित किया था और अब उनको निर्विरोध चुन लिया गया है। और मिड डे प्राइम की अगली बड़ी खबर, जी हां, अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य टकराव लगातार गहराता जा रहा है। तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने लगातार 7वीं रात ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिका ने कहा है कि इन हमलों का उद्देश्य ईरान की सैन्य क्षमताओं और होर्मुज स्ट्रेट में उसकी निगरानी व्यवस्था को कमजोर करना है। अमेरिकी सेना ने ईरान के कलातारी बंदरगाह स्थित समुद्री निगरानी टावर को भी निशाना बनाने का दावा किया है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने भी खाड़ी देशों में स्थित जो अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले किए हैं। साथ साथ रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को रोकने का दावा भी किया है। इसके साथ साथ ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिकी हमले से 2 से 3 दिन और ज्यादा ये हमले जारी रहते हैं तो वो पूर्ण पैमाने पर जवाबी सैन्य अभियान शुरू करेगा। ईरानी मीडिया ने
यज़्द, अहवाज, फार्स और बुशहर समेत कई इलाकों में विस्फोटों की भी सूचना दी है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे 2 तेल टैंकर विस्फोट के बाद आग की चपेट में आ गए और ये समुद्री मार्ग अब बेहद असुरक्षित हो गया है। इस बीच यमन की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार ने कुवैत, बहरीन, कतर और जॉर्डन पर ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों की निंदा की है। संघर्ष के लगातार विस्तार से पश्चिम एशिया में तनाव और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं और ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। अखिलेश, लगातार जो है दोनों ही ओर से हमले बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका का हमला, फिर ईरान की जवाबी कार्रवाई, ये समझ नहीं आ रहा कि ये युद्ध किस ओर जा रहा है और कितना और आगे बढ़ जाएगा। देखिए, निश्चित तौर पे साइला, महत्वपूर्ण बात तो बहुत ज़बरदस्त यही हो गई है कि लोगों के मन में ये सवाल है कि ये युद्ध कब ख़त्म होगा, क्योंकि सीज फायर अनाउंस हुआ, ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत की शुरुआत हुई। उसके बाद बातचीत के बीच में एक बार अमेरिका ने उल्लंघन किया सीज फायर का। उसके बाद लगा कि ठीक है, ईरान भी मान गया। उसके बाद लगा कि ठीक है, स्थिति नियंत्रण में आ गई है। उसके बाद देखा हमने कि तेल और गैस के दाम भी कम होने लगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से शिप्स की आवाजाही शुरू हो गई। उसके बाद जो है अयातोल्ला अली खामनेई का जो जनाजा है, जनाजा भी निकलने लगा। उसमें किसी ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उस समय कोई द्वंद्व नहीं हुआ अमेरिका और ईरान के बीच में। लेकिन उसी जनाजे के बीच में ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमला किया और उसके बाद ये जो प्रोवोकेशन हुआ, उस प्रोवोकेशन के बाद जो है वो भारत के भी जो शिपर्स है वो भी मारे गए और उसके बाद कई जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने उस पर हमला किया। इसके बाद स्थितियां जो है और खराब हो गई और उसके बाद अमेरिका ने भी हमले शुरू कर दिए। आज 7वां दिन है जो अमेरिका ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और ईरान भी अपनी तरफ से जो इलाके के देश है उन इलाकों के देशों पे अपनी तरफ से भी हमले कर रहे हैं। लेकिन जो अभी तक की स्थिति ये थी कि ईरान की तरफ से जो हमले होते थे वो हमले होते थे कई बार कि अमेरिका के जो सैनिक बेस है उन बेसों पे, उन देशों में जो पड़ोसी देश है, चाहे वो जॉर्डन हो या बहरीन हो या कुवैत हो, कहीं भी। लेकिन अभी जो हुआ है कि ईरान ने कुवैत के अंदर पावर स्टेशन पे भी, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट पे भी हमला किया। तो यह जो है एक स्थिति ऐसी बन रही है कि नागरिक ठिकानों पे भी अगर ईरान का हमला इसी तरह से जारी रहा तो एक बड़े युद्ध की शक्ल में बदल सकता है। अगर वो देश भी जो है अपनी तरफ से ईरान पे हमले शुरू कर दे तो वह एक जो है एक काफी खतरनाक स्थिति होगी और पूरा जो है पश्चिम एशिया युद्ध की चपेट में आएगा। तो निश्चित तौर पे यह जो स्थिति है इसमें सारे जो मध्यस्थ थे अभी तक वो नाकाम हो चुके हैं। अब उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही है और जो है ईरान और अमेरिका के बीच में भी जो बातचीत थी वो बातचीत पूरी तरह से बंद है। सूत्रों का ये भी कहना है कि कोई बातचीत, अनौपचारिक बातचीत भी इन दोनों देशों के बीच में नहीं हो रही है। तो यह जो स्थिति है, यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करता है साहिला कि लगता है कि ईरान की रणनीति ये है कि जो क्षेत्रीय युद्ध में अगर हम ईरान की रणनीति पे ही बात करना चाहें कि किस प्रकार से ये हमें जो लग रहा है कि ईरान चाह रहा है कि धीरे धीरे लंबा खींचे ये युद्ध। अगर युद्ध लंबा खींचता है तो क्या इससे ईरान को ज्यादा फायदा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित तौर पे ईरान के अंदर जो हमने देखा कि खामनेई के जनाजे में ईरान के बहुत सारे लोग, बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए। तो इसके बाद ईरान को लगा कि जो है पूरी स्थिति जो है, ईरान के लोग जो है वो पूरी तरह से जो है वहाँ के रेजीम है, धार्मिक रेजीम है, उसके साथ हैं और उन्हें लगा कि जो पूरा जो परमाणु मसले पर जो निगोसिएशन होना है, क्योंकि ईरान ने लंबे समय तक परमाणु मसले को अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान का एक संकेत बना लिया है, तो उस राष्ट्रीय स्वाभिमान पे समझौता न करना पड़े, इसलिए वो चाहते हैं कि अब जो बातचीत होगी वो बातचीत या तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे होगी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज के किस पे दावा रहेगा, किसका अधिकार रहेगा, और जो न्यूक्लियर टॉक है, जो 60% एनरिच यूरेनियम है, उसको नष्ट करने पर उस पर बातचीत नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि ईरान की रणनीति यह है कि छोटी सी लड़ाई, छोटी छोटी लड़ाइयों में पूरी तरह से शामिल इंगेज रखा जाए अमेरिका को, ताकि जो है अमेरिका उस स्तर पर न पहुंचे कि न्यूक्लियर मसले पर बातचीत करनी पड़े और ईरान को उस पर कोई समझौता नहीं करना पड़े। अभी ईरान की लगता है यही रणनीति है।
चलिए, बहुत धन्यवाद अखिलेश, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद। और फिलहाल यहाँ पर मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होंगे, देखते रहिए डीडी न्यूज। क्या आप उत्तर प्रदेश में अपनी मातृभूमि से दूर देश या विदेश में बसे हुए हैं? अब आप अपने पैतृक गांव की तरक्की में योगदान देना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश सरकार लेकर आई है मातृभूमि योजना, एक ऐसी पहल जहां आप अपने गांव के विकास में भागीदार हो सकते हैं। आपके द्वारा विकास कार्यों में 60% योगदान देने पर शेष 40% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और आपका या आपके पूर्वजों का नाम चयनित परियोजना के शिलापट पर अंकित किया जाएगा। आर्ट सिखाने का एक सेंटर खोलना चाहती हूँ। सरकार सहयोग कर रही है। स्टेडियम जो हमने बनाया है, इसमें बच्चों के लिए पुलिस कांस्टेबल की फिजिकल एज वेल एज एजुकेशनल ट्रेनिंग होगी। आइए उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना के साथ अपने गांव के सपनों को साकार करें। अपनी मातृभूमि के प्रति प्रत्येक के मन में सम्मान का भाव, श्रद्धा का भाव है। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें या हमसे संपर्क करें। मातृभूमि के लिए आपका योगदान बनाएगा देश को महान। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपको बता दें कि देश की पहली मेक इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन के साथ भारत ने स्वदेशी हरित ऊर्जा की तकनीक में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है और इस खास ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन का उत्पादन, शुद्धिकरण, भंडारण और फ्यूलिंग पूरी तरह से देश में विकसित प्लांट द्वारा किया जा रहा है। आइए देखते हैं कि इस अत्याधुनिक हाइड्रोजन प्लांट की पूरी प्रक्रिया पर संवाददाता निशांत राय की ये खास रिपोर्ट। मेक इन इंडिया वाली हाइड्रोजन ट्रेन का फ्यूल हाइड्रोजन भी मेक इन इंडिया की तर्ज पर बनाया जा रहा है। जिंद में ही हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया है। उस प्लांट में इस समय हम मौजूद हैं। आपको एक बार प्रक्रिया समझाते हैं किस तरीके से यहाँ पर हाइड्रोजन बनाई जा रही है। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे किस तरीके से ये RO प्लांट है जहाँ पर पानी को प्योर करने का काम किया जा रहा है और पानी को दो हिस्सों में यहाँ पर बांट दिया जाता है। एक तरफ वेस्ट वाटर, दूसरी तरफ प्रोडक्ट वाटर। और यहाँ पर वेस्ट वाटर जो है वो फायर फाइटिंग या तमाम इस्तेमालों के लिए भेज दिया जाता है और जो प्रोडक्ट वाटर है इसको इलेक्ट्रोलाइजर में भेजा जाता है। ये इलेक्ट्रोलाइजर है और यहीं पर रासायनिक प्रतिक्रिया होती है जहां पर इलेक्ट्रोलाइजर इलेक्ट्रोसिस करके जो है H2O को अलग करता है। यहाँ से ऑक्सीजन बनती है इसके भीतर और ये ऑक्सीजन यहाँ से आगे की ओर जाती है जो कि सिलेंडर्स में भरी जाती है। इलेक्ट्रोलाइजर में जब H2O इलेक्ट्रोसिस हो जाता है यानी कि H2 अलग हो जाता है, गैस की फॉर्म में वो इन तमाम सिलेंडर्स में पहुंचता है और यही सिलेंडर हैं जो कि ट्रेन के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर गैस जो है, गैस को इन सिलेंडर्स में भरा जाता है। इनके माध्यम से डिस्पेंसर में जो है वो गैस भेजी जाती है और हाइड्रोजन का डिस्पेंसर, इसके माध्यम से हाइड्रोजन जो है गाड़ियों में नहीं बल्कि रेलगाड़ी में डाली जा रही है जिसके माध्यम से दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन चल रही है। ये वही डिस्पेंसर है जो ट्रेन में 27 सिलेंडर लगाए गए हैं, इसी के माध्यम से उनमें गैस भरी जाएगी। मेक इन इंडिया का ये नया उदाहरण है कि ट्रेन भी मेक इन इंडिया, गैस भी मेक इन इंडिया। इसी के चलते यात्रियों को बहुत कम किराए में भारत सरकार और भारतीय रेलवे ये सहूलियत दिला पा रही है और एक तरीके से कहा जा सकता है कि विकसित भारत के संकल्प में हाइड्रोजन ट्रेन और ये हाइड्रोजन प्लांट एक बड़ी भूमिका निभा रहा है।
और नीति आयोग ने इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 पर रिपोर्ट जारी की है। विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने के उद्देश्य से तैयार इस रिपोर्ट में देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का 8 मुख्य जो पैमानों पर आकलन किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार गुजरात निवेश आकर्षित करने में देश का सबसे बेहतरीन राज्य बनकर उभरा है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा का स्थान है। राज्यों को उनके प्रदर्शन के आधार पर 4 श्रेणियों टॉप परफॉर्मर्स, फ्रंट रनर्स और इमर्जिंग परफॉर्मर्स और एस्पायरिंग स्टेट्स में वर्गीकृत किया गया है। तो गुजरात निवेश आकर्षित करने में टॉप पर है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राम मंदिर चढ़ावा घोटाले मामले की। तो इस मामले में आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव और मनीष यादव की पुलिस कस्टडी रिमांड शुरू हो गई है। पुलिस दोनों आरोपियों को आज सुबह करीब 8:40 पर जिला कारागार से लेकर पुलिस लाइन पहुंची, जहां पर दोनों का मेडिकल चेकअप कराया गया है। मेडिकल जांच के बाद दोनों आरोपियों से एसओजी कार्यालय ले जाकर पूछताछ होनी है। पुलिस को अदालत से दोनों की 39 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है और इस दौरान पुलिस कई अहम बिंदुओं पर आरोपियों से जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। पूछताछ के बाद पुलिस दोनों आरोपियों को उन संभावित स्थानों पर भी ले जा सकती है जहां पर कथित तौर पर पैसों के लेन देन और बंटवारे की गतिविधियां हुई थी। पुलिस इस मामले में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनियों से जुड़े पहलुओं की भी जांच कर सकती है। जांच के दौरान पुलिस आरोपियों के घर, हॉस्टल और अन्य ठिकानों पर भी जा सकती है। पुलिस को आशंका है कि इन स्थानों से नकदी, आभूषण या फिर अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए जा सकते हैं। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान जांच एजेंसी ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि कथित घोटाले से जुड़े पैसों का इस्तेमाल आखिर कहां-कहां किया गया और इसमें अन्य कौन लोग शामिल थे। मामले में पुलिस पहले से ही वित्तीय लेन देन, संपत्तियों और आरोपियों के संपर्कों की भी जांच कर रही है। अब रिमांड अवधि में पूछताछ के आधार पर आगे की जो कार्रवाई होगी वो की जाएगी। और उत्तराखंड के 2 प्रमुख क्षेत्रों कुमाऊं और गढ़वाल के बीच कनेक्टिविटी को एक नई दिशा देते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रामनगर देहरादून एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये ट्रेन कुमाऊं और गढ़वाल के बीच सीधा संपर्क स्थापित करती है, जिससे दोनों अंचलों के बीच की दूरी तय करना अब बेहद आसान हो गया है। इस ट्रेन के शुरू होने से जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आने वाले पर्यटकों को सुविधा होगी, जिससे क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ साथ कुमाऊं और गढ़वाल के बीच यात्रा करने वाले स्थानीय लोगों, छात्रों और व्यापारियों के लिए भी आवागमन और ज्यादा आसान होता हुआ नजर आएगा। ये ट्रेन फिलहाल हफ्ते में 2 दिन संचालित होगी। कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड के 2 बहुत ही मजबूत पोल्स हैं। इन दोनों पिलर्स को जोड़ने वाली ये आज की गाड़ी है। ये एक नया सेतु बनेगी कुमाऊं और गढ़वाल के बीच में और इसके लिए प्रयास लगातार होता रहा है और आज इन प्रयासों का एक जो फल निकला है वो ये है कि आज कम से कम हफ्ते में 2 दिन ये गाड़ी स्टार्ट हो पा रही है। बहुत अच्छी बात है। कुमाऊं के लोग आराम से गढ़वाल जा पाएंगे, देहरादून कैपिटल तक जा पाएंगे और कई तरह के जो काम राजधानी में ही होते हैं वो सब यहाँ पर कर पाएंगे। और देश के लिए अपनी जान देने वालों की बहादुरी का सम्मान करते हुए भारतीय रेलवे ने कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ कर दिया है। कैप्टन सुनील चौधरी ने 27 साल की उम्र में ड्यूटी के दौरान देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था और उन्हें मरणोपरांत देश के दूसरे सबसे बड़े शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की कि कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी रेलवे स्टेशन कठुआ कर दिया गया है। सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने परिवार और स्थानीय लोगों की इस मांग को रेल मंत्री के सामने रखा था और इस आदेश के साथ ही ये मांग पूरी हो गई। तो शहीद कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर होगा अब कठुआ रेलवे स्टेशन। कठुआ रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर कैप्टन सुनील चौधरी के नाम पर रख दिया गया है। अब रेलवे स्टेशन
अमर शहीद कैप्टन के नाम पर रखा गया है। इसी के साथ मिड डे प्राइम के इस अंक में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।